नमस्कार, मेरा नाम मुकुंद शर्मा है। मैं मध्य प्रदेश शासन में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग अंतर्गत उद्योग संचालनालय में संयुक्त संचालक हूँ। आज मैं उद्यमिता विषय के बारे में आप सभी को जानकारियाँ दूंगा। उद्यमिता क्या है, उद्यमिता कितने प्रकार की होती है, उद्यमिता के लिए शासन द्वारा क्या क्या सहयोग और योजनाएं चलाई जाती हैं। इस प्रकार विभिन्न बिंदुओं पर इससे जुड़े हम चर्चा करेंगे। पाठ्यक्रम की रूपरेखा। मॉड्यूल 1, उद्यमिता का परिचय और उद्यमी के गुण। इस मॉड्यूल में आप उद्यमिता की परिभाषा, उसके मुख्य तत्व और एक सफल उद्यमी के आवश्यक गुणों के बारे में जानेंगे। मॉड्यूल 2, उद्यमिता की आवश्यकता, भूमिका और महत्व। इस मॉड्यूल में आप समझेंगे कि आज के समय में उद्यमिता क्यों जरूरी है और इसमें एमएसएमई और स्टार्टअप की क्या भूमिका है। मॉड्यूल 3, लघु व सूक्ष्म उद्यम और उद्यमिता के प्रकार। इस मॉड्यूल में आप सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई की परिभाषा, उसके पंजीकरण के लाभ और महिला उद्यमिता के महत्व को समझेंगे। मॉड्यूल 4, एक सफल उद्यमी बनना और सरकारी योजनाएं। इस मॉड्यूल में आप एक सफल उद्यमी बनने के तरीकों के साथ साथ मध्य प्रदेश सरकार की प्रमुख उद्यमिता विकास योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मॉड्यूल 5, उद्यम स्थापना, कानूनी प्रक्रिया और पूंजी प्रबंधन। इस मॉड्यूल में आप अपना उद्यम शुरू करने की कानूनी प्रक्रिया, जरूरी पंजीकरण जैसे उद्यम, पैन, टियान, जीएसटी और पूंजी प्रबंधन के महत्व के बारे में सीखेंगे। उद्यमिता शब्द जो है ये इंग्लिश में इसे एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, और ये एंटरप्रेन्योरशिप में जो एंटरप्रेन्योर उद्यमी शब्द है ये फ्रांसीसी वर्ब एंटरप्रेन्योर से आया है, जिसका अर्थ होता है टू अंडरटेक या टू डू समथिंग, अर्थात कुछ उद्यम करना या कुछ करना, जो किसी उद्यम परियोजना को हाथ में लेने के कार्य को दर्शाता है, जिसमें अक्सर रिस्क भी शामिल होता है। मतलब आप ऐसी परियोजना को हाथ में लेते हैं और उसको सफल करने के लिए प्रयास करते हैं जिसमें रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। इस प्रकार उद्यमिता में नवाचार, जोखिम, नेतृत्व तीनों का समन्वय होता है। यह सोचने, निर्णय लेने और अवसर पहचानने की प्रक्रिया है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं। हम उद्यमिता की बात कहें तो आज के परिवेश में जब हमारी सरकार का ये सोचना है कि हम भारत की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर ले जाएंगे, ऐसे समय उद्यमिता का बहुत महत्व है। और आज उद्यमिता विकल्प नहीं, एक आवश्यकता है, जिसमें बेरोजगारी को रोजगार में बदलने का माध्यम बनती है, युवाओं को जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनाती है। अर्थात हम नौकरी लेने वाले नहीं, हम नौकरी देने वाले बनते हैं। छोटे शहरों और गांवों में भी ये अवसर पैदा करती है, रोजगार स्वरोजगार। अब हम एक उद्यमी के बारे में बात करें तो एक उद्यमी के क्या लक्षण होते हैं, मतलब एंटरप्रेन्योर के क्या लक्षण होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि एक उद्यमी व्यक्ति वह होता है जो जोखिम उठाने वाला होता है। उद्यमी वह है जो अनिश्चितता के बावजूद भी अपना पैसा, समय और प्रयास किसी नए काम में लगाता है। उसे पता होता है कि काम सफल भी होता है और इसके कुछ असफल होने की भी संभावना है। दूसरा, ये नवाचार करता होता है, अर्थात कोई भी अपना उद्यम प्रारंभ करता है, उद्यमी बनता है, तो वो ये इस प्रयास में रहता है कि मैं कोई नवाचार करके नई चीज बनाऊं जो कि बाजार में आसानी से बिक सके और जिसका विपणन आसानी से हो सके। तो उद्यमी अक्सर नए विचार, नए तकनीक या नए तरीके से बाजार में लाता है। वह पुरानी समस्याओं को सुलझाने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स भी सोचता है। तीसरा, हम उसका लक्षण देखें तो संसाधनों का प्रबंधक भी होता है, अर्थात अपने संसाधनों का वो एक प्रकार से ऑर्गेनाइजर भी होता है। जो उसके पास जमीन है, भूमि है, और वो जो श्रम शक्ति एम्प्लॉय करने वाला है, और उसकी जो पूंजी है और वर्तमान तकनीकी है, जैसे संसाधनों को एक साथ लाता है ताकि उत्पादन या सेवा का सृजन किया जा सके। और चौथा लक्षण ये है कि उसमें निर्णय लेने वाला होता है। वो व्यवसाय के हर मोड़ पर क्या उत्पादन करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है, यह तय करने की जिम्मेदारी भी उद्यमी की ही होती है। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि उद्यमिता सिर्फ एक व्यवसाय शुरू करना नहीं, बल्कि नवाचार, जोखिम उठाने और नेतृत्व का एक संगम है। हमने एक सफल उद्यमी के जरूरी गुणों जैसे कि नई सोच,
सही निर्णय लेने की क्षमता और संसाधनों के कुशल प्रबंधन पर विस्तार से चर्चा की। अब उद्यमिता की आवश्यकता क्यों है? देश और प्रदेश के आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और एक आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए उद्यमिता की बहुत आवश्यकता है। इसमें प्रमुख रूप से ये चीज सर्वविदित है कि बढ़ती जनसंख्या है और नौकरियां बहुत सीमित हैं। आज सभी व्यक्तियों को नौकरी प्राप्त होना असंभव है, तो बड़ी जनसंख्या, सीमित नौकरियां, ये एक कारण है बहुत बड़ा कि हमको उद्यमिता अपनानी चाहिए। बेरोजगारी एवं अर्ध बेरोजगारी या छद्म बेरोजगारी, बढ़ती हुई बेरोजगारी और अर्ध बेरोजगारी, छद्म बेरोजगारी या अंडर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो उसका हल भी यही उद्यमिता है। युवाओं की जो अपार क्षमता है उसका उपयोग करने के लिए भी हमें उद्यमिता की। आज हमारे भारत में युवाओं से भरा पड़ा हुआ है और हमारे यहाँ ये जो पॉपुलेशन है उसमें जो आयु का ब्रेकअप है उसमें युवाओं की संख्या बहुत बड़ी संख्या में है, जो एक बहुत बड़ा ह्यूमन कैपिटल है। तो इस उद्यमिता की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है ताकि इस ह्यूमन कैपिटल को हम अच्छे से यूज कर सकें और देश की प्रगति में लगा सकें। एमएसएमई और स्टार्टअप की भूमिका। अब एमएसएमई जो है, माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस जो है और स्टार्टअप है, उनकी बहुत महती भूमिका है इस उद्यमिता, क्योंकि एमएसएमई बहुत बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देते हैं। ये बात सर्वविदित है कि एक छोटी इकाई जितने रोजगार सृजन करती है उतनी ही लागत राशि में बड़ी इकाई तुलनात्मक रूप से बहुत कम संख्या में रोजगार उपलब्ध करा पाती है। और स्टार्टअप की भूमिका, जैसा हम जानते हैं आज स्टार्टअप का युग है, क्योंकि स्टार्टअप जो है वो एक इनोवेशन के रूप में आता है और नई चीज़ें समाज को संसाधन उपलब्ध कराता है, जिससे आम जनता का जीवन सुलभ, सरल और किफ़ायती भी कई बार होता है। ऐसे स्टार्टअप्स आए। आर्थिक विकास और वैकल्पिक मार्ग। उद्यमिता एक प्रकार के हम ये समझ सकते हैं कि आर्थिक विकास के लिए बहुत आवश्यक है देश और प्रदेश के, और ये उद्यमिता एक नौकरी के अतिरिक्त एक प्रकार का वैकल्पिक मार्ग है जिसमें चलकर हम राष्ट्र निर्माण कर सकते हैं। अब उद्यमिता की क्या भूमिका है? अब उद्यमिता को अपनाने पर उसके जो लाभ हैं वो इस प्रकार से हम जान सकते हैं। इसकी भूमिका एक प्रकार से कि स्वदेशी उत्पादन को बढ़ाना है। हमारे देश के जब उद्यम अपना स्थापित करेंगे तो उससे स्वदेश में उत्पादन बढ़ेगा, तो हमारी विदेशी चीजों पर निर्भरता है वो कम होगी और स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और लोकल से ग्लोबल हो पाएंगे हम लोग। दूसरी चीज ये है कि जो स्थानीय से वैश्विक अर्थात लोकल टू ग्लोबल, जो हमारे स्थानीय उत्पाद हैं यदि हम उच्च गुणवत्ता के बनाएंगे, जब उद्यमिता फलेगी फूलेगी, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, तो हमारे प्रोडक्ट भी ग्लोबल लेवल के होंगे और हमारे जो लोकल लेवल के प्रोडक्ट हैं वो ग्लोबल लेवल पे compete कर सकेंगे। जैसा कि ये स्वदेशी उत्पादन बढ़ेगा तो निश्चित रूप से हमारी आयात पर निर्भरता भी बहुत कम होगी। तो इसका एक और महत्वपूर्ण भूमिका ये है कि आयात पर निर्भरता को कम करना, नवाचार और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देना है। आज प्रदेश में, देश में सरकारें स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रकार की योजनाएं लेके आई हैं, सहायता स्टार्टअप्स को दे रही हैं। तो उद्यमिता की एक बहुत बड़ी भूमिका है कि हम नवाचार को, स्टार्टअप संस्कृति को प्रमोट करें। सशक्त एमएसएमई सेक्टर, जैसा कि सर्वविदित है कि एमएसएमई सेक्टर जो है वो बड़ी संख्या में रोजगार उपलब्ध कराता है। जितनी धनराशि हम एक छोटे उद्योग में लगा के कई लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार देते हैं, वो उस राशि बड़ी इकाई में लगाने के बाद उतने लोगों को रोजगार देना संभव नहीं हो पाता। इसलिए उद्यमिता की भूमिका एमएसएमई सेक्टर के दृष्टिगत बहुत महत्वपूर्ण है और ये एक सशक्त एमएसएमई सेक्टर बहुत आवश्यक है। अब उद्यमिता के महत्व के बारे में हम चर्चा करें तो उद्यमिता केवल व्यापार नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी प्रगति की आधारशिला होती है। यह आर्थिक समृद्धि, सामाजिक समानता, सतत विकास तीनों को गति देती है। आर्थिक महत्व की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य और महत्व रोजगार सृजन है। उद्यमिता के माध्यम से हम लोग रोजगार सृजन करते हैं। सकल घरेलू उत्पाद जो है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, और निर्यात में इसका योगदान देना है। एमएसएमई सेक्टर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और इसके सामाजिक महत्व की बात करें तो हम महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना है, क्योंकि महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन देना बहुत जरूरी है ताकि
औद्योगिकीकरण में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के कार्य कर सकें। इसका एक और उद्देश्य यह है कि जो आर्थिक उन्नति की धारा है वो ग्रामीण विकास भी उसके माध्यम से, ग्रामीण विकास भी करना है और क्षेत्रीय संतुलन को भी बनाए रखना बहुत जरूरी है। इस मॉड्यूल में हमने समझा कि आज के समय में जहां नौकरियां सीमित हैं, उद्यमिता एक जरूरत क्यों बन गई है। हमने यह भी देखा कि कैसे उद्यमिता देश के आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लघु और सूक्ष्म, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम जो व्यवसाय हैं उसका श्रेणीकरण जो किया गया है भारत सरकार द्वारा, उसमें सूक्ष्म उद्यम वे कहलाते हैं जिसमें 2 करोड़ 25 लाख तक का प्लांट और मशीनरी या उपकरण में निवेश होता है या उस इकाई का टर्नओवर 10 करोड़ से कम होता है, तो ये सूक्ष्म उद्यम कहलाते हैं। लघु उद्यम वे कहलाते हैं जिसमें 25 करोड़ तक प्लांट, मशीनरी या इक्विपमेंट में निवेश होता है या उसका टर्नओवर, वार्षिक टर्नओवर 100 करोड़ से अधिक नहीं होता, तो ये लघु उद्यम कहलाते हैं। और मध्यम उद्यम जो मीडियम इंटरप्राइजेज हैं वे कहलाते हैं जिसमें 125 करोड़ तक प्लांट, मशीनरी या उपकरण में निवेश होता है या उसका टर्नओवर 500 करोड़ से अधिक नहीं होता है। तो इस प्रकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम का श्रेणीकरण किया गया। और जहाँ तक उद्यमिता का लक्ष्य होता है मुख्य रूप से कि हम सूक्ष्म और लघु उद्यमों को अधिक से अधिक बढ़ावा दें। और लघु और सूक्ष्म उद्यम वे व्यवसाय होते हैं जो कम पूंजी, एक प्रकार से देखें सीमित संसाधन और स्थानीय स्तर पर उत्पादन या सेवा इनके माध्यम से प्राप्त होती है। और लघु और सूक्ष्म उद्यम की विशेषता ये है कि इसमें कम निवेश होता है, अधिक रोजगार सृजन होता है। जो एमएसएमई अधिनियम है, एमएसएमई एक्ट है भारत सरकार का, इसके तहत पंजीकृत होने से व्यवसायों को कम ब्याज दर पर ऋण, टैक्स में छूट, सरकारी निविदाओं में प्राथमिकता, पेटेंट, ट्रेडमार्क, आईएसओ पंजीकरण पर सब्सिडी और ग्राहकों से समय पर भुगतान की कानूनी सुरक्षा जैसे कई लाभ मिलते हैं। यदि आप माइक्रो, स्मॉल या मीडियम इंटरप्राइजेज हैं और आप इसमें पंजीकृत हैं तो आपको बहुत सारे लाभ भारत सरकार द्वारा दिए जाते हैं। और इसमें कई प्रकार के स्थानीय स्तर पर उद्यम जैसे बेकरी, टेलरिंग जैसे छोटे, फर्नीचर, मोबाइल रिपेयरिंग इत्यादि छोटे छोटे उद्योगों को छोटी लागत राशि से कई सारे ऐसे छोटे इकाइयां लगाई जा सकती हैं और स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन होता है। और इस लघु और सूक्ष्म उद्यम को बढ़ावा देके हम एक प्रकार से आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला रखते हैं। ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में रोजगार युवाओं को मिलता है। अब हम लोग महिला उद्यमिता की बात करें तो जब महिलाएं स्वयं व्यवसाय की स्थापना, संचालन और निर्णय निर्माण करती हैं उसे महिला उद्यमिता कहा जाता है। कि जो महिलाओं से संबंधित प्रमुख क्षेत्र देखे गए हैं, मुख्य क्षेत्र, वह हैंडीक्राफ्ट है, फूड प्रोसेसिंग है, ब्यूटी एवं वेलनेस है, स्टार्टअप और ई कॉमर्स है। महिला उद्यमिता का जो लाभ है वो महिला सशक्तिकरण के रूप में देखने को मिलता है। पारिवारिक आय में वृद्धि होती है, महिलाओं का योगदान होता है फैमिली इनकम में, सामाजिक स्थिति में सुधार होता है और बहुत सारा सरकारी समर्थन और सहायता भी महिला उद्यमियों को मिलती है। ग्रामीण उद्यमिता की हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय जरूरतों और संसाधनों पर आधारित व्यवसाय को ग्रामीण उद्यमिता कहते हैं। उदाहरण के तौर पर डेयरी, मधुमक्खी पालन, कृषि आधारित प्रसंस्करण, कुटीर उद्योग। और इसका महत्व जो है ग्रामीण शहरी पलायन जो होता है उसमें कमी आती है। स्थानीय ग्रामीण स्तर पर, पंचायत लेवल पर भी आर्थिक विकास होता है और एक आत्मनिर्भर ग्राम की जो अवधारणा है उसको बल मिलता है। अब हम स्टार्टअप की उद्यमिता के विषय में बात करें तो स्टार्टअप एक नवाचार, तकनीक और तेजी से बढ़ने की क्षमता पर आधारित उद्यम को हम स्टार्टअप उद्यमिता कह सकते हैं। इसके लक्षण है, इसमें इनोवेशन होता है यानी कि नवाचार होता है, तकनीक आधारित समाधान होता है। ये लोग फास्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं और टेक्नोलॉजी का सहायता लेके नवीन उद्यम का निर्माण करते हैं, इनोवेशन लाते हैं।
इसमें स्टार्टअप में उच्च जोखिम भी होता है, लेकिन इसके साथ ही उच्च संभावनाएं भी होती हैं। जैसे विशेष करके उदाहरण के तौर पे हमने देखा है फिनटेक है, एजुकेशन टेक है, एग्री टेक है, स्टार्टअप काफ़ी सारे हैं। स्पेशली आईटी सेक्टर में बहुत सारी संख्या में स्टार्टअप्स देखने में आए हैं जिन्होंने भांति भांति के ऐप्स, सॉफ्टवेयर, जन उपयोगी या व्यवसाय उपयोगी निर्माण किए हैं और काफ़ी सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। और जहाँ तक मैं स्टार्टअप की बात करूँ तो मध्य प्रदेश में 6000 से ज़्यादा स्टार्टअप पंजीकृत हैं और जिसमें लगभग 45% महिला स्टार्टअप हैं। ये बड़ा गर्व की बात है कि प्रदेश में बड़ी संख्या में हम स्टार्टअप कार्यरत हैं जो अपने उत्पाद को डेवलप कर रहे हैं, जिसमें महिला स्टार्टअप की संख्या भी अच्छी खासी है, लगभग 45% से अधिक। जैसे महिला उद्यमी की बात की, आज के समय में डिजिटल युग आ चुका है। डिजिटल या ई उद्यमिता भी हम एक प्रकार से कहते हैं, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म और इंटरनेट के माध्यम से किए जाने वाले व्यवसाय को हम डिजिटल उद्यमिता कहते हैं। मुख्य माध्यम ई कॉमर्स वेबसाइट, सोशल मीडिया बिजनेस, ऐप आधारित सेवाएं, उदाहरण के लिए ऑनलाइन कोचिंग, डिजिटल मार्केटिंग, यूट्यूब, इन्फ्लुएंसर बिजनेस आदि, जो कि अब इससे लगभग सभी लोगों को, खास करके नई जनरेशन इससे बहुत अवगत है और इस ई उद्यमिता के लिए वो काफ़ी रुझान भी नई जनरेशन में है। इसमें कम लागत लगती है, वैश्विक बाजार तक आसानी से पहुंच जाती है, क्योंकि आप कोई भी चीज सोशल मीडिया या ई कॉमर्स वेबसाइट पे लाते हैं तो तत्काल ही वो वैश्विक बाजार में पहुंच जाता है। और इसका सबसे बड़ा लाभ है, इस टाइप का कोई व्यवसाय या उद्यमिता हम करते हैं तो ये 7 दिन और 24 घंटे इसका संचालन किया जा सकता है। इस मॉड्यूल में हमने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों यानी MSMEs को निवेश और टर्नओवर के आधार पर वर्गीकृत करना सीखा। इसके साथ ही हमने उद्यमिता के विभिन्न प्रकारों जैसे महिला, ग्रामीण, स्टार्टअप और डिजिटल उद्यमिता की विशेषताओं और उनके लाभों को भी समझा। उद्यम किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। यह न केवल उत्पादन करता है बल्कि रोजगार, आय और विकास का आधार भी बनता है। उद्यमिता वह प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति नए विचार को अवसर में बदलता है, आवश्यक संसाधनों, नवाचार पूर्ण संयोजन करता है और जोखिम उठाकर नया उद्यम स्थापित करता है। एक अच्छा उद्यमी कैसे बने? एक अच्छा उद्यमी वही होता है जिसकी सोच अलग होती है, करता बेहतर है और असफलताओं से कभी हार नहीं मानता है। इसके लिए जरूरी है कि वो अपना स्पष्ट लक्ष्य और विजन रखे, जैसे क्या करना है, क्यों करना है, दीर्घकालिक सोच विकसित करे, नवाचार व रचनात्मक सोच अपनाए, जैसे समस्याओं को अवसर में बदलना सीखे, नया विचार या बेहतर समाधान खोजे, जोखिम लेने की क्षमता विकसित करे, असफलता को भी सीख माने, भयभीत न हो, निरंतर सीखते रहने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, बाजार, तकनीक, ग्राहकों को समझें, बदलती हुई तकनीक को अडॉप्ट करें, प्रशिक्षण, किताबें और अनुभव से भी सीखें। तो इस प्रकार हम एक अच्छा उद्यमी या सफल उद्यमी हम बन सकते हैं इन कुछ प्रमुख लक्षणों को अपना के। अब उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए व्यक्ति को पूंजी और कभी आर्थिक सहायता की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर के लिए और अन्य उद्यमियों के लिए भी मध्य प्रदेश सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना है। इसमें 50 लाख तक का ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार 3% प्रतिवर्ष की दर से 7 वर्षों तक ब्याज अनुदान देती है। और जो ऋण इसमें जो मिलता है वो कोलेटरल फ्री ऋण होता है और जिसकी ऋण की गारंटी या कोलेटरल फ्री की जो CGTMSE फीस होती है वो भी शासन द्वारा हितग्राही को दी जाती है। मध्य प्रदेश MSME विकास नीति 2025 है, जिसके माध्यम से जो अपने इकाइयां स्थापित करते हैं उन्हें सरकार 40% तक कैपिटल सब्सिडी देती है। महिलाओं के लिए ये 8% और अतिरिक्त दी जाती है और यदि अनुसूचित जाति जनजाति की महिला होती है तो 10% अतिरिक्त दी जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि महिलाओं को अतिरिक्त इसमें लाभ मिलता है और 40% तक कैपिटल सब्सिडी मिलती है, जो कि एक बहुत बड़ी सब्सिडी राशि है। इसके अलावा यदि मध्य प्रदेश सरकार के जो औद्योगिक क्षेत्र हैं उन औद्योगिक क्षेत्रों में आपको अपना उद्यम स्थापित करने के लिए लैंड की आवश्यकता है, तो
मध्य प्रदेश में एमएसएमई औद्योगिक भूमि तथा भवन आवंटन एवं प्रबंधन नियम 2025 है, जिस नियम के माध्यम से आप लैंड अलॉटमेंट इंडस्ट्रियल एरिया में प्राप्त कर सकते हैं अपनी इकाई के लिए। स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति एवं क्रियान्वयन योजना है, जिसमें स्टार्टअप को जो इन्वेस्टमेंट लेके आता है उसका 15% मैक्सिमम 15 लाख तक आर्थिक सहायता दी जाती है और ये 4 बार तक दी जाती है। यदि महिला उद्यमी होती है तो उसे 18% अधिकतम 18 लाख अर्थात 3% अतिरिक्त सहायता मिलती है स्टार्टअप नीति के माध्यम से। संत रविदास स्वरोजगार योजना है, ये विशेष करके अनुसूचित जाति वर्ग के जो युवा हैं उनको 50 लाख तक लोन मिलता है। इसमें 5% ब्याज अनुदान दिया जाता है। भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना है, ये 1 लाख से कम की जो छोटी इकाइयां स्थापित करना चाहता है अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के लिए योजना है और इसमें 7% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान मिलता है। भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना है, ये आदिवासी युवाओं के लिए योजना है और इसमें भी 50 लाख तक की परियोजनाएं स्वीकृत होती हैं और 5% प्रतिवर्ष की दर से 7 वर्षों तक ब्याज अनुदान मिलता है। टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना आदिवासी युवाओं के लिए है जो छोटी 1 लाख तक की पूंजी लगा करके अपना कोई छोटा मोटा व्यवसाय स्थापित करना चाहते हैं। बैंकों के माध्यम से जो लोन मिलता है इस योजना में उसमें 7% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान मिलता है। इसी प्रकार भारत सरकार की भी कुछ योजनाएं हैं जिसमें बैंकों के माध्यम से ऋण दिलाया जाता है और भारत सरकार की अनुदान सहायता प्राप्त होती है, जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसमें शिशु, किशोर, तरुण और तरुण प्लस 4 कैटेगरी में ऋण दिए जाते हैं। ये बैंकों के माध्यम से सीधे संचालित होती है और इसमें लगभग 10 लाख तक ऋण बैंकों के माध्यम से दिया जाता है और यदि आप 3 साल तक इसको सफलतापूर्वक रिपेमेंट करते हैं तो तरुण प्लस में आपको और 20 लाख तक का ऋण पुनः मिल सकता है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है, ये भारत सरकार के खादी और ग्रामोद्योग आयोग की योजना है जो प्रदेश में संचालित है। इसमें से 15 से 35% तक मार्जिन मनी अनुदान मिलता है और 50 लाख तक की विनिर्माण इकाइयां स्वीकृत की जाती हैं तथा 20 लाख तक की सेवा इकाइयां इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत की जाती है। पीएम विश्वकर्मा योजना है जो परंपरागत कारीगरों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रशिक्षण और ऋण सहायता, अनुदान इत्यादि के लिए योजना है। ये भारत सरकार की योजना है। पीएम स्वनिधि योजना है जो स्ट्रीट वेंडर है इनके लिए पीएम स्वनिधि योजना है जिसमें 50,000 तक का ऋण किसी को मिल सकता है जो अपना छोटा मोटा व्यवसाय करना चाहता है। और इसके अलावा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है NRLM, इसमें भी विभिन्न प्रकार की आर्थिक सहायता समूहों को दी जाती है। इस प्रकार ये प्रमुख योजनाएं हैं मध्य प्रदेश सरकार की और भारत सरकार की, जिसके माध्यम से वित्तीय सहायता, बैंकों के ऋण आदि प्राप्त करके उद्यम अपना स्थापित कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार से कहा जाए तो प्रदेश में संचालित उद्यमिता विकास की प्रमुख योजना है। इस मॉड्यूल में हमने एक सफल उद्यमी बनने के लिए जरूरी कदमों जैसे स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण और निरंतर सीखने की आदत पर चर्चा की। हमने केंद्र और राज्य सरकार की उन प्रमुख योजनाओं के बारे में भी विस्तार से जाना जो नए उद्यमियों को वित्तीय सहायता और समर्थन प्रदान करती हैं। अब उद्यम हेतु क्या क्या औपचारिकता, कानूनी औपचारिकताएं हो सकती हैं, हम इस पे चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले तो व्यवसाय का आपको स्वरूप चुनना चाहिए। जो आप उद्यम लगा रहे हो वो किस प्रकार का चुनना चाहते हैं। एकल स्वामित्व का उद्यम स्थापित करना चाहते हो जिसे प्रोप्राइटरी शिप बिजनेस कहते हैं, भागीदारी या साझेदारी जिसे पार्टनरशिप कहते हैं के माध्यम से अपना उद्यम स्थापित करना चाहते हो। फिर एक और तीसरी श्रेणी है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जिसे LLP कहते हैं प्रचलित भाषा में, वह आप स्थापित करना चाहते हो या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना चाहते हो। अब व्यवसाय का पंजीकरण एक तो फर्म या कंपनी का पंजीकरण जो होता है उस श्रेणी में हो सकता है। व्यापार का नाम आपको चयन करना होता है और यदि आप MSME हैं तो MSME के लिए भारत सरकार द्वारा उद्यम रजिस्ट्रेशन का प्रावधान किया है जिसमें आप एक MSME इकाई के रूप में अपने उद्यम को पंजीकृत करा सकते हैं। आपको अपना उद्यम स्थापित करना है तो पैन नंबर और टैन नंबर का पंजीकरण लेना भी आवश्यक होता है जो आपके इनकम टैक्स आदि के लिए अत्यावश्यक होता है। GST
गुड्स एंड सर्विस टैक्स का पंजीकरण कराना होता है ना, और जो स्थानीय निकायों से जो भी आवश्यक अनुमतियां होती हैं उद्यम चलाने के लिए वो लेनी होती है। आपको बैंक खाता खोलना होता है, और इसके अतिरिक्त जो श्रम एवं कर्मचारी कानून है, जो लेबर एक्ट है, उसका अनुपालन आपको करना होता है। जैसे आपके जो कर्मचारी होते हैं उनके लिए EPF, ESIC, अन्य श्रम पंजीकरण आपको कराने होते हैं। इसके अलावा जो पर्यावरण व अन्य व अनुमतियां भी आपको लेनी पड़ती हैं अपने उद्यम को स्थापित करने के लिए। अब हम किसी उद्यम को स्थापित करने के लिए पूंजी प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है। कैपिटल मैनेजमेंट, पूंजी प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसमें उद्यम अपने वित्तीय संसाधनों की योजना, संग्रह, उपयोग और नियंत्रण इस प्रकार करता है कि व्यवसाय नियमित रूप से चलता रहे, लागत नियंत्रित रहे, लाभ अधिकतम हो। अब हम पूंजी के प्रकार की बात करें तो 2 प्रकार की पूंजी, किसी भी आप परियोजना अपनी उद्यम की प्रारंभ करते हैं तो आपकी जो परियोजना लागत होती है, यानी कि जो प्रोजेक्ट कॉस्ट होती है, उसमें 2 प्रकार की पूंजी का होती है मुख्यतः। एक तो स्थायी पूंजी या पूंजीगत लागत अर्थात कैपिटल कॉस्ट। दीर्घकालिक परिसंपत्तियों जैसे भवन, मशीनरी, भूमि आदि में जो निवेश किया जाता है उसे पूंजीगत लागत या स्थायी पूंजी कहते हैं। कार्यशील पूंजी अर्थात वर्किंग कैपिटल, दिनचर्या में आपके उद्यम चलाने में जो दिनचर्या में व्यय होता है, जैसे कच्चा माल खरीदना, कामगारों के वेतन, बिजली, अन्य दैनिक खर्चे, तो जो आवश्यक धनराशि की जरूरत होती है उसे कार्यशील पूंजी कहते हैं। तो इस प्रकार आपको परियोजना के लिए 2 प्रकार की श्रेणी में पूंजी की आवश्यकता होती है, एक तो स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी। और पूंजी के स्रोत क्या हो सकते हैं? स्वयं की पूंजी हो सकती है, बैंक द्वारा दिया गया ऋण हो सकता है, सरकारी योजनाएं जो MSME, स्टार्टअप, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए चलाई जाती हैं उसमें मिलने वाली सब्सिडी हो सकती है। ये प्रमुख स्रोत हैं। इसके अलावा भी अन्य स्रोत भी हो सकते हैं। अब यदि कोई उद्यमी होता है तो कुछ मोटी तौर पे हम चुनौतियों की बात कर लें तो चुनौतियां जो प्रमुख रूप से प्राय देखी गई हैं उसमें एक तो पूंजी की कमी होती है, तकनीकी ज्ञान की कमी होती है, मार्केटिंग रणनीति का अभाव होता है, और कई बार लोगों को उद्यम स्थापित करते समय कंपटीशन को देख के असफलता का भय भी लगता रहता है। लेकिन भविष्य के अवसर की हम बात करें इसमें चुनौतियों में, तो आज के समय में हमारे पास डिजिटल इंडिया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ई-कॉमर्स है, हम एग्री बिजनेस को भी अपना सकते हैं। इस प्रकार हम भविष्य में जो टेक्नोलॉजी और नई चीजें आ गई हैं उस क्षेत्रों में और उस प्रकार की टेक्नोलॉजी अपनाकर इन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। धन्यवाद। इस मॉड्यूल में हमने एक नया उद्यम स्थापित करने की व्यावहारिक प्रक्रियाओं को समझा, जिसमें व्यवसाय का सही कानूनी स्वरूप चुनना और जरूरी रजिस्ट्रेशन जैसे उद्यम और GST कराना शामिल है। हमने स्थायी और कार्यशील पूंजी के प्रबंधन की मूल बातें सीखी और भविष्य की चुनौतियों व अवसरों पर भी नजर डाली। इस कोर्स के माध्यम से हमने उद्यमिता की मूल अवधारणा को गहराई से समझा है। हमने जाना कि यह केवल लाभ कमाने का एक जरिया नहीं, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने, समस्याओं को सुलझाने और नए अवसरों का निर्माण करने की एक प्रक्रिया है। एक सफल उद्यमी सिर्फ एक बिजनेस ओनर नहीं होता, बल्कि वह एक विजनरी, एक लीडर और एक इनोवेटर होता है। हमने उन प्रमुख गुणों की पहचान की जो एक व्यक्ति को सफल उद्यमी बनाते हैं, जैसे जोखिम उठाने का साहस, बाजार को समझने की दूरदृष्टि, लगातार सीखने की इच्छा और विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखने की क्षमता। ये गुण किसी भी उद्यम की नींव को मजबूत करते हैं। हमने यह भी विश्लेषण किया कि भारत जैसे विकासशील देश के लिए उद्यमिता एक विकल्प नहीं, बल्कि एक आवश्यकता है। यह न केवल लाखों लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करती है, बल्कि देश की GDP को बढ़ाने में भी सीधा योगदान देती है। हमने देखा कि कैसे MSMEs और नए स्टार्टअप्स अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो स्थानीय स्तर पर संसाधनों का उपयोग करते हैं और नवाचार को बढ़ावा देते हैं। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसे राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में उद्यमियों की भूमिका सर्वोपरि है। उद्यमिता से ही क्षेत्रीय संतुलन और समावेशी विकास को बढ़ावा मिलता है, जिससे देश आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनता है। इस कोर्स में हमने उद्यमों के वर्गीकरण को भी सीखा। अब आप निवेश और टर्नओवर के नए सरकारी मापदंडों के आधार पर किसी भी उद्यम को सूक्ष्म, लघु या मध्यम श्रेणी में
आसानी से वर्गीकृत कर सकते हैं। इसके अलावा हमने उद्यमिता के विविध स्वरूपों को भी समझा। हमने जाना कि महिला उद्यमिता कैसे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है, ग्रामीण उद्यमिता कैसे गांवों से पलायन रोकती है, स्टार्टअप उद्यमिता कैसे टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर केंद्रित होती है, और डिजिटल उद्यमिता कैसे इंटरनेट की शक्ति का उपयोग करके व्यापार की सीमाओं को तोड़ती है। इन सभी प्रकारों को समझना आपको अपने लिए सही रास्ता चुनने में मदद करेगा। एक सफल उद्यमी बनने की यात्रा सिर्फ एक अच्छे बिजनेस आइडिया से शुरू नहीं होती, बल्कि इसके लिए सही मानसिकता और आदतों का होना भी जरूरी है। हमने उन कदमों पर चर्चा की जो आपको इस यात्रा में मार्गदर्शन करेंगे, जैसे कि एक स्पष्ट विजन रखना, एक मजबूत बिजनेस प्लान बनाना और अपने ग्राहकों को समझना। सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको अब उन प्रमुख सरकारी योजनाओं की जानकारी है जो आपकी इस यात्रा में वित्तीय सहायता प्रदान कर सकती हैं। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, PMEGP और मुद्रा योजना जैसी स्कीम्स नए उद्यमियों को बिना किसी बड़ी परेशानी के पूंजी प्राप्त करने में मदद करती हैं, जिससे वे अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। अब इस कोर्स के समापन पर चलिए एक अंतिम प्रश्नोत्तरी की ओर बढ़ते हैं, जिसको सफलतापूर्वक खत्म करके आप सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं